स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की सोशोलॉजी की। तो यहाँ पे मैं आपको सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 7th है वो बताऊंगा। तो जैसे कि ये चैप्टर है हमारा जनसंपर्क साधन और जनसंचार। तो इसमें हम देखेंगे सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये हमारी जो सोशोलॉजी की बुक है इसमें हम 7 चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, जनसंचार के साधन और जनसंचार ये आपने पहले भी पढ़ा है, ये छोटी छोटी क्लासों में हम इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, आपको मेन टॉपिक बताता हूँ सारे। देखो यहाँ पे जो हमारे सामने एक टॉपिक आएगा जनसंचार। यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने मैं लिख देता हूँ, जनसंचार आपको एक साथ मिलेगा पर मैं आपके सामने अलग अलग लिख रहा हूँ। जन का मतलब क्या होता होगा भाई? क्या इसका मतलब जनता या फिर लोग होते हैं? संचार का मतलब कम्युनिकेशन जो आप पढ़ते हो, एक दूसरे से विचारों को पहुंचाना, क्या ये होता है? तो ये सारी चीजें हो सकती है इसमें। तो जनसंचार के जो साधन होते हैं ना, वो साधन में मतलब एक ऐसी साधन की बात चल रही है, एक ऐसा साधन जिससे कम्युनिकेशन यानी विचारों को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया जाए। मान लो बहुत ज्यादा लोग हैं, एक ऐसा साधन जिससे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा दे। क्या हो सकता है ऐसा साधन? क्या अखबार ऐसा साधन हो सकता है? सोचो। यस, अखबार एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हजारों लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। क्या रेडियो ऐसा साधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा ना, पहले आज के टाइम पर टेलीविजन वगैरह इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आज से अगर हम 10 साल 20 साल 30 साल पीछे जाएं तो रेडियो एक बहुत बड़ा जनसंचार का साधन था। ठीक है, रेडियो भी सबके पास नहीं होता था। गांव वगैरह में एक या दो लोगों के पास रेडियो होता था, उसी पे वो न्यूज वगैरह सुन लेते थे, उनको जानकारी मिल जाती थी। और क्या हो सकता है? सोचो। टेलीविजन हो सकता है क्या? यस, टेलीविजन हो सकता है, क्योंकि रेडियो में केवल ऑडियो ही तो सुनाई देती है, आवाज ही तो सुनाई देती है। बट टेलीविजन में हमें चित्र भी दिखाई देता है, यानी कि लोग दिखेंगे भी और हम उनको सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हम जनसंचार के माध्यम इन्हें बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। मैं आज से लगभग 100 साल पीछे चला जाता हूँ। ठीक है, 100 साल पीछे क्या इतनी सारी टेक्नोलॉजी आज के जैसी थी? नहीं। तब संदेश भेजते थे, कैसे भेजते थे? या तो भाई बोलकर, या चिट्ठी के जरिए, या फिर और साधन। फिर धीरे 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 क्या हुआ? रेडियो आया होगा। फिर धीरे 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 क्या हुआ? टेलीफोन आया होगा। फिर क्या हुआ? मोबाइल वाली सुविधा आ गई। फिर टेलीविजन वगैरह ये सारी सुविधा आ गई। फिर कहीं ना कहीं इंटरनेट आ गया होगा। फिर ऐसे ऐसे कहने का मतलब है कि धीरे 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 टेक्नोलॉजी जो है उसका विकास होने लगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, ये कम्युनिकेशन के जो साधन है, संचार के जो साधन है, ये बढ़ने लगे। आज मैं अपने घर पे बैठ के आज मैं लाखों बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। ये भी तो एक कम्युनिकेशन ही समझो आप, कि आज मेरी बातें लाखों बच्चों तक पहुंच पा रही है, और वो भी मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ। रात के बज रहे इस टाइम पे 2, और रात के 2 बजे मैं कर रहा हूँ वीडियो की रिकॉर्डिंग। और ये लगा लो मैं अपलोड करूंगा और इसके बाद कहां तक पहुंच सकती है ये अंदाजा लगाओ। ये सारा इंटरनेट और ये सब, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के ही साधन समझ लो आप इसे। ठीक है, ये सब धीरे धीरे विकसित हुए। आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएंगे तो इतनी जितनी टेक्नोलॉजी आज है हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, आज ये जो जनसंचार के साधन वगैरह है, ये हमारी जो डेली लाइफ होती है, यानी जो हमारा दैनिक जीवन होता है, डेली लाइफ का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। आपने कभी सोचा है कि आप मोबाइल फोन के बिना कैसे रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि लोग मतलब अपने साथ एक सेकंड के लिए भी मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहते। बिस्तर में भी लेटे होंगे, रात भर सोते वक्त भी मोबाइल हाथ में होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मतलब कितना ज्यादा इन सब चीजों से, ये जो कम्युनिकेशन के जो साधन है, इन सब चीजों से कितना ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा होता था जब अखबार देखते थे सुबह सुबह लोग, या रेडियो सुनते थे। आज के टाइम पे सुबह सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। तो ये क्या है, अखबार रेडियो से हम मोबाइल और इंटरनेट पे आ गए हैं। तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है कि जैसे जैसे विकास हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी का विकास हम बदलते जा रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी को लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्लम्बर, यहाँ तक कि मिस्त्री जो होते हैं, हमारे मिस्त्री लोग जो होते हैं, या फिर पेंटर वगैरह, इनके पास भी ये सुविधा है कि इनके पास भी आज के टाइम पे मोबाइल वगैरह होता है। हम इसके जरिए क्या होता है, मोबाइल रखते हैं, इसके जरिए इनसे जुड़े होते हैं। तो देख रहे हैं ना कि कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो कैसे धीरे धीरे बदला है। मोबाइल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बन चुका है आज के टाइम पे। अब यहाँ पे आप एक बात देखो, आपने महानगरों के बारे में जरूर सुना होगा। महानगरों में क्या होता है, जो भी महानगर होते हैं, यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन के साधन होते हैं बेहतर होते हैं। ठीक है, आप देखोगे छोटी छोटी दुकानें हैं, दुकानें छोटी छोटी है, लेकिन वहां पे टीवी सेट जरूर लगा मिलता है। ठीक है, टीवी पे क्रिकेट मैच देखते पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर या फिर किसी प्रोफेशनल, इन सबको देखोगे ये फोन और
ईमेल के जरिए संपर्क में रहते हैं। इंटरनेट पे आज दुनिया भर की चीजें देखी जा सकती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय हो गया, ये अपनी परीक्षा का जो रिजल्ट निकालते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है वो भी तो इंटरनेट पे ही आता है, वेबसाइट पे आता है। और आप 12th क्लास में हो, आप जब 12th पास हो जाओगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेबसाइट पे आएगा। यानी कि इंटरनेट और ये जो चीजें हैं, आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन के अंदर, ठीक है। समाचार पत्र आज हम पढ़े ना पढ़े, पर हम मोबाइल में जरूर खबरों को देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। कह रहे हैं कि आधुनिक मास मीडिया का आरंभ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज की जो मास मीडिया है उसके बारे में। बच्चों एक बात सोचो, मैंने अभी आपको बताया कि आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं, या मैं 200 साल पहले की बात करूं, तो कम्युनिकेशन जो होता था, संचार जो होता था, विचारों का जो आदान प्रदान होता था, वो कैसे होता था। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी है कि आधुनिक, आज के समय की बात करें तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो बदली बदली हुई हैं। तो जो पुराने टाइम पे जो चीजें नहीं थी वो आज के टाइम पे हैं। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आया था ना संचार के माध्यमों में, जो सबसे बड़ा वाला परिवर्तन आया था वो आया था छपाई से। छपाई खाने जब खुल गए थे, छपाई खाने को हम हिंदी में बोल सकते हैं मुद्रण, मुद्रण तकनीक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो बुक लिखी जाती थी पांडुलिपि, आपने पढ़ा है मुगल टाइम पे, उससे पहले जो बुक लिखी जाती थी हाथ से, मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था, हैंड रिटन बुक आप कह लो, हाथ से लिखी जाती थी बुक। और कागज जो होता था या फिर ताड़ पत्र होते थे, ताड़ पत्रों पे लिखे जाते थे जो बुक, उसको पांडुलिपि कहा जाता था। और उस बुक को बनाने में कितनी मेहनत लगती थी, कितना टाइम लगता था, कितना एफर्ट लगता था, तब जाके वो एक बुक बन पाती थी। लेकिन ये जो पांडुलिपि वगैरह तैयार हो गई है, जो ये पांडुलिपि है, सोचो जैसे ये पांडुलिपि की जगह मुद्रण तकनीक आ गई, यानी अब लिखनी नहीं है हाथ से, अब बल्कि मशीन से छापनी है, तब क्या फर्क आया होगा। पहले एक आदमी, मान लो एक आदमी 50 दिन में एक बुक बना रहा है, तो यहाँ पे एक मशीन एक ही दिन में 50 बुक बना देगी, और उससे 100 गुना ज्यादा बेटर बना देगी, क्वालिटी हर चीज में बेटर बना देगी। तो छपाई तकनीक जब आई तो एकदम से विकास हो गया, समझ लो कि जबरदस्त वाला। तो ये छपाई तकनीक जो है ये चीन वीन उधर जाके कहीं विकास हुआ था। लेकिन अगर हम असली तरीके से बोले ना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बुक छापने का काम हुआ है, ये यूरोप से शुरू हुआ था। जो आधुनिक मतलब जो लेटेस्ट जो तरीके से बुक छापने का काम है, यूरोप से। क्या होता था कि 1440 के आसपास की बात है, उस टाइम पे मेनली धार्मिक पुस्तकें ही छपती थी। और अगर आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि एक चैप्टर था उसमें बाइबल वगैरह के बारे में था, कि बाइबल कैसे छपी थी, किस टाइम पे छपी थी, ये सारी चीजें बताई गई थी उसमें। तो आप इसे समझ सकते हो। तो ठीक है ना, प्रारंभ में जो थी वो पुस्तकें छपती थी, धार्मिक पुस्तकें ज्यादातर इसी तरह का यूज होता था, फिर कुछ अन्य पुस्तकें छपने लगी। लेकिन 19वीं शताब्दी या फिर उसके आसपास या उससे पहले क्या हुआ था कि अखबारों पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था, यानी अखबार मेन जनसंचार का साधन बन गए थे। क्योंकि अखबार के जरिए क्या होता था, अपने विचारों को पहुंचा पाना आसान होता था, सरकार अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाती थी, ठीक है। इससे लोगों में क्या हुआ, हम की भावना आई, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की भावना भी आने लगी थी। फिर एक समय ऐसा भी था कि हमारे यहाँ पे प्रेस थी। प्रेस मतलब जो हमारी मीडिया, जो भी अखबार वगैरह छापती थी, न्यूज़ वगैरह छापती थी, ये सब था सिस्टम। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे जो ये प्रेस था, तो कहीं ना कहीं उस पे औपनिवेशिक सरकार ने शिकंजा कस लिया था। फिर ऐसे में राष्ट्रवादी जो भावनाओं को हवा देने के लिए केसरी, मातृ केसरी जो था मराठी लैंग्वेज, मातृभूमि मलयालम, अमृत बाजार मैगजीन जो थी वो अंग्रेजी में, और ऐसे बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो थे वो आने लगे, ठीक है। राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी का मतलब समझते हो ना आप, राष्ट्रवादी का मतलब होता है देशभक्त। राष्ट्रवादी वो होता है जो देशभक्त हो, यानी जिसको अपने देश से प्रेम हो, वो राष्ट्रवादी है। तो कुछ ऐसे अखबार आने लगे, और ये अखबार जो थे अंग्रेजों के खिलाफ छाप देते थे, और ऐसे में अंग्रेजों ने इनके साथ भी गलत करना शुरू किया। अब यहाँ पे आप देखो, स्वतंत्र भारत में मास मीडिया, यानी स्वतंत्र भारत में हम जनसंचार वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये आसान है, स्वतंत्र भारत का आप आराम से समझ जाओगे, आराम से कर दोगे, ठीक है। नेहरू जी हमारे पहले पीएम थे। नेहरू जी को आपको पता है हमारे पहले पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर। तो नेहरू जी ने क्या कहा था कि जो लोकतंत्र है हमारे देश में, लोकतंत्र में जो मीडिया है,
जो संचार साधन है, मीडिया जो है वो क्या है, लोकतंत्र का प्रहरी है, यानी लोकतंत्र को पहरा रखने वाला, उसको देखने वाला है। वो चाहते थे कि मीडिया जो है वो लोगों के मध्य आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना को फैलाने के लिए काम करे। ठीक है, क्योंकि भारत जो था एक लोकतांत्रिक देश था, यहाँ पे जनता को पूरी आजादी थी, स्वतंत्रता थी। ठीक है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। तो ऐसे में मीडिया जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। तो आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत में जो मीडिया है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको पता है जो हमारा देश है, हमारे देश में जाति प्रथा थी, दबे कुचले लोग थे, लोगों के साथ भेदभाव होता था। यहीं पे हमारे यहाँ पे सती प्रथा और ऐसी परंपरा रह चुकी है एक टाइम पे। और आपको पता है हमारे देश में अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा था। अंधविश्वास जो था, अंधविश्वास, जादू टोना फूक, झाड़ फूक और इन सब चीजों पे लोग विश्वास करते थे। तो मीडिया जो था, मीडिया ने इन सब चीजों को खूब उधेड़ा अच्छे से, कि ये जो जादू टोना और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे ना, तो इनको इन्होंने खूब उधेड़ा अच्छे से। तो मीडिया ने क्या करा, मीडिया का एक काम ये भी था कि लोगों को इन सारी चीजों से निकालना और लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को उनके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार करना, लोगों की मदद करना। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में आई, छोटी छोटी फिल्में जिसमें लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, कई तरह की चीजों के बारे में जानकारी दी गई। सिनेमा घर जो थे उनमें अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई गई जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए, विकास की बातें बताई गई। तो इन सब चीजों में ना मीडिया का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, मीडिया जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो आज के टाइम पे मीडिया को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, क्योंकि जहां पे लोगों के साथ गलत हो रहा होता है, सरकार जहां पे काम करने में फेल हो जाती है, वहां मीडिया जो है वो जाके क्या करती है, लोगों की मदद करती है। चलो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हम सबसे बड़े संचार के साधन की, रेडियो। क्योंकि देखो, टेलीविजन ये सारी चीजें तो बात की है, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीजें बात की है। लेकिन एक जो चीज है इसमें वो है हमारा रेडियो। रेडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो का प्रसारण की बात करें तो ये इसका जो प्रसारण था वो 1920 के दशक के आसपास की बात है। कोलकाता और चेन्नई जो है, इनके क्लबों के जरिए भारत में शुरू किया गया था। 1940 के दशक की बात करें अगर हम, 1940 के दशक, इस टाइम पे आपको पता है कि 1939 से 1945 के टाइम पे दूसरा यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता है। इस दौरान भी सार्वजनिक तौर पे अगर प्रसारण जो होता था वो रेडियो के जरिए होता था। इसके बाद चलो ये सब छोड़ो, आप याद करो जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद जो हमारे जो प्रधानमंत्री ये जो भी होते थे, अपनी जो बातें पहुंचाने होती थी ना जनता तक, तो वो रेडियो में प्रसारण कर देते थे। और आपने ये आकाशवाणी तो सुना ही होगा, आकाशवाणी जो हमारे रेडियो होते थे चैनल, तो इसके जरिए क्या होता था, अपनी बातों को पूरे भारत में पहुंचा दिया जाता था। तो 1950 तक पूरे भारत में कुल मिला के ऐसा माना जाता है कि 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। और मीडिया में तो ये बहुत ज्यादा मतलब फेमस है रेडियो। तो रेडियो ने अपने टाइम पे भाई बहुत नाम कमाया, सॉरी। उसमें म्यूजिक सुन लो, मनोरंजनात्मक बातें सुन लो, कहानियां सुन लो, ज्ञानवर्धक बातें सुन लो, न्यूज सुन लो, नई योजनाएं जो भी था, सारी चीजें जो होती थी वो रेडियो के जरिए होती थी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो थी उतनी बेहतर नहीं थी, तो रेडियो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन रेडियो के बाद एक जो सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया वो आया टेलीविजन से। जब टेलीविजन, जो टीवी था, जब टेलीविजन आया ना, उसके बाद तो ये लगा लो आग लग गई। बिल्कुल आग कैसे लगनी थी कि 1959 में ही टेलीविजन में कार्यक्रम के जो प्रयोग थे, ये सारी चीजें चालू हो गई थी। और 1975 1976 तक, ठीक है, 1975 76 तक क्या हुआ था, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। इसके जरिए शिक्षा वगैरह देनी शुरू कर दी गई थी, और विभिन्न राज्यों में टेलीविजन हर जगह आ गए थे। और यहाँ तक कि कुछ चैनल होते थे जो 24 घंटे चलने लगे थे। ठीक है, और इससे क्या होता था कि अब सरकार अपने टेलीविजन के जरिए अपने न्यूज या फिर जो भी जानकारी है वो आराम से पहुंचा सकती थी। और टेलीविजन के जरिए लोग दुनिया भर में होने वाली चीजों को घर बैठे देख सकते थे। ठीक है, विभिन्न तरह की बातें, और उसमें बहुत ज्ञानवर्धक चीजें आती थी। फिल्में हो जाएंगी पुरानी, या कोई सीरियल हो जाएगा, मनोरंजनात्मक सारी चीजें उपलब्ध होती थी टेलीविजन में। तो टेलीविजन जिस टाइम पे चला, ये भी बहुत ज्यादा चला। रेडियो अपने टाइम पे काफी चला था, उसके बाद टेलीविजन काफी चला। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, प्रिंट मीडिया की बात कर लेते हैं, मुद्रण तकनीक की। तो प्रिंट मीडियम में आपको पता ही है, इसमें सारे फिर हमारे अखबार वगैरह चीजें जो आ जाती हैं, या फिर हमारी क्या कहते हैं मैगजीन जो होती हैं वो आ जाती है,
या इसके अलावा पोस्टर या फिर कोई अन्य साधन जो है वो सारा ही प्रिंट मीडिया के तहत आ जाता है। तो आपको पता है 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगा था। तो आपातकाल के दौरान क्या हुआ था कि मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया था इमरजेंसी के दौरान। 18 महीने की लगभग इमरजेंसी थी। उसके बाद 1977 के टाइम पे अगर हम देखें तो इमरजेंसी जब खत्म हो गई थी तो दोबारा से सारी चीजें पहले जैसी हो गई थी। तो ये मैं आपको सारी मेन बातें ही बता रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सब कुछ। अब यहाँ पे देखेंगे भूमंडलीकरण और मीडिया। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, यानी 1990 के बाद की बात है, इन दौर में तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। अब क्या हुआ, केवल अपने देश की फिल्में, अपने देश की चीजों का चलन नहीं है, अब तो विदेशी फिल्मों को खरीदना, बेचना, बाहर की न्यूज को दिखाना। और ये जो आप मल्टीप्लेक्स देखते हैं ना सिनेमा घरों में, मल्टीप्लेक्स वाला सिस्टम, ये सब विदेशी सिस्टम है। चाहे कोई सिनेमा हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे रेडियो हो, कुछ भी हो, ग्लोबलाइजेशन के बाद उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। अब मतलब सब कुछ इंटरनेशनल टाइप का होने लगा। नई टेक्नोलॉजी आ गई और नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल के रख दिया। अब हम क्या करते हैं, अंग्रेजी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, अंग्रेजी लिटरेचर को देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, अंग्रेजी संगीत को सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि भाई अंग्रेजी म्यूजिक आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो होंगे, आप भी शायद इंग्लिश म्यूजिक सुनते होंगे। और इंग्लिश का मुझे अपना फेवरेट एक गाना याद आ रहा है टाइटैनिक मूवी का, टाइटैनिक का जो एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स। तो भाई कुछ सॉन्ग होते हैं ऐसे जो हमें अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये सब भूमंडलीकरण के बाद ही आई है ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज पता है हमें क्या ध्यान रखनी है, जब ना ये जब टेलीविजन और ये सारी चीजें आ गई थी ना, तो दुनिया भर में ये जो प्रिंटेड चीजें थी, मुद्रित चीजें थी, ये सारी इन चीजों का ना वो क्या कहते हैं, मतलब आप ये लगा लो क्रेज कम हो गया था। लेकिन भारत में समाचार पत्र और मैगजीन जो थी, बुक्स वगैरह, ये बढ़ने लगी थी। भारत में इतना ज्यादा मतलब ये चीजें घटी नहीं, बल्कि इसको बढ़ते हुए देखा गया। तो ये भी हो जाएगा क्योंकि चमकदार मैगजीन लगा लो या चमकदार अखबार, बुक्स वगैरह, ये सारी चीजें काफी बढ़ने लगी थी। और हिंदुस्तान की अगर बात करें, अखबार जो है दैनिक हिंदुस्तान, जो हमारा डेली अखबार है हिंदुस्तान, वो दिल्ली में ही 64,000 इसकी वो छप जाती थी प्रतियां। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। और 2005 तक ये 4,25,000 के करीब पहुंच गई थी हिंदुस्तान जो अखबार है, उसकी प्रतियां, यानी उसकी जो कॉपियां होती थी। ठीक है, और केवल हिंदी अखबार नहीं बल्कि जो अंग्रेजी के अखबार है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर अदर जो न्यूज़पेपर हैं, आज के टाइम आप देखोगे इनकी जो प्रतियां हैं वो भी बहुत ज्यादा बिकने लगी हैं। अब बात कर लेते हैं दोबारा से टेलीविजन। इस बुक में पता नहीं क्या बार बार वही टॉपिक है सारे। 1991 तक क्या हो रहा था, 1991 में जो भारत में सिर्फ एक ही राज्य नियंत्रित टीवी चैनल था, दूरदर्शन। हाँ, पहले एक ही जो सरकारी चैनल होता था दूरदर्शन, डीडी जो हम देखते थे, ये चलता था। लेकिन 1998 की बात करें, 98 के आसपास 70 चैनल आ गए थे, जो कि प्राइवेट चैनल भी थे इसमें। और आज के टाइम पे तो आप पूछो ही मत कितने चैनल आते हैं। ये सारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही असर है अगर आप देखें तो। ठीक है, हर चीज में क्या हो रहा है, वैरायटी बढ़ती जा रही है, हर एक चीज जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोगों के पास ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। इसके अलावा अब अगर आप इसमें देखोगे ना बुक में, तो आपकी बुक में बहुत सारी बातें बता रखी है फिल्मों के बारे में, रेडियो के बारे में। कौन से जो रेडियो में बहुत सारे शो हैं जो बहुत चले, जैसे फिल्में रंग दे बसंती, मुन्ना भाई, ऐसी ऐसी फिल्में चली बहुत। ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है। तो आप कहने का मतलब ये है, कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहें ना तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लें। चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर तो आसान ही है, लेकिन इसमें आलतू फालतू की कहानियां कुछ ज्यादा दे रखी है। आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक जो चीजें थी मैंने आपको सारी बता दी है, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और एक बार ना ये हमारा सिलेबस हो जाए, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, वो वाले जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, सपोर्टिंग मटेरियल में से कुछ क्वेश्चन छांट के इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं मैं आपको करा दूंगा। वहां से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चैप्टर में आप मेरी वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, इसके बाद आप सपोर्टिंग पढ़ें तो सपोर्टिंग पढ़ लें, या एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी पढ़ लें, एक बार जरूर पढ़ लें लेकिन टॉपिक को, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखें, लास्ट टाइम पे आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल में मैं देख रहा था, सपोर्टिंग मटेरियल में ना कुछ पुराने क्वेश्चन है, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं शायद वो, या डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर है। पर मैंने उन क्वेश्चन आंसर को देखा तो वो क्वेश्चन आंसर मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका चैप्टर हो जाए ना, क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ लिया करो, पीछे से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, क्योंकि सोशोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई इतना हार्ड तो नहीं है,
पर फिर भी मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान से ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर दिया करें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।